बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वशत कनश मार में मर्ज की मरागश वशी सोबा उम्मीद कनश में वशता खुशतश में वशी शुभ खुशी पर जावे बात मैं बलूच कौम में बलूच आगिर दमा चागिरदानी अवार निश्तात योगी पाकिस्ताना दर मुल्का अमानी अवार वश विबाता खुश वश ग्रंज विबाता शुमारा कदी गर्मी गुआत मलगात हर वाद सुबह वशी सर्दी साएगा विबाते अल्लाह पाक के रहमत शुमिसर अंचो नाजल विबाद के नूदा निशंस अमा मर्दम के नादरा हाँ अल्लाह पाक आए सुता सेहत तंदुरुस्ती नसीबे का अमा मर्दम की जीड़हानी दीन पानी कन गया अल्लाह पाक आए जीड़हा सुत तालासवे का आमीन आमीन सुम आमीन मनी वशी गोले चारों का नाम यकरंदी पदा वशी सुबह वशी सलाम गोले चारों का में मर्ची की मरागश पास हासी चिए की मर्ची के रूज जो अस्सी नो अगम बोशा नवंबरी और 9 नवंबर ची बिकता 9 नवंबर चाहिए 9 नवंबर खासियत चाहिए 9 नवंबर में अगम बोशा की शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ए रूचा वदी बुता ये वदी बैगे रूची और अमीर ऊँचा चे गोशंती पाकिस्तान और पाकिस्तान अलावा दरमुल्का भी पाकिस्तानी मर्दम जो निश्ते दरमुल के मर्दम भी ए रूचा जो असी सेलिब्रेट करना मैं पाकिस्ताना भी ए रूज पर जमदारक भी थी और अंच में मर्सी की मरागश जो असी अल्लामा इकबाल रूच बाबतें अल्लामा इकबाल वदी बैगे रूच बाबतें गोड़ा गोले चारों का मशुमारा दौरसान मुबारकबाद दया कुल पाकिस्तानियाना और दौरसी मर्दमान मुबारकबाद पेश करना कि मर्ची जो अल्लामा इकबाल योम पैदाइश रोची और अमई बाबता मोती मर्ची की मरागा शेर को था गोले चारों का मोगोशा कि मरागा शे बिंदात का नगाच पैसर या मोती गैस से निमगर होगा चे पीसर मोगोशा कि मोती मरागा शे जो अस्सी पाकिस्तान कौमी तराने अच्छी बिंदात बिकना अच्छी अमा ये ख्वाब बिता और आगे ख्वाब मर्ची गोशा के आमे गुमा नहीं ये गोड़ा पमिश का मगोशा के आई वास्तव को मुपाद भी आई और मकौमी तरानियाँ प्ले बिकनी और 9 नवंबर बांदात और मर्ची की मरागश बांदाता बिकनी गोड़ मगोशा की मपाद भी आई वती गेस्ट गुमा भी दसबंदी करना कि आप भी पाद बहती वती कौमी तरानियाँ प्ले कनी और कौमी तराने गुमा ही वती वशत के मने वशे बोले चारों का एक नदी पदा शुमारा वशत कन गया शुमे वती मरागश अच्छू की शुमा जात और शुमारा पहला भी गोश्त के मर्ची जो असी 9 नवंबर माँ अल्लामा इकबाल ची गोशंती ओमे पैदाइश आई वदी बैगे रूचे वास्ता माँ यक मरागा शेर को था वती वशी सोबे शुमे वती दूसरा की मरागा जो शुमारा दूस बेती हमें बाबता में एक जो सी अल्लामा इकबाल वास्ते एक मरागा शेर को था गोले चारों का पेशिन के मशुमारा गोश्त के मोती मरागा शिबिंदा तो कौमी तरानिया चिकनी और आइए बाद में शुमारा जो अस्ती मैं मर्ची की गेस्ट थी आई माँ चिगोशंती मिलने के मैं मर्ची की गेस्ट गई शुमा में गेस्ट आ रहा हूँ जिसता और मैं पंजाबी हारता बाज़ मर्दों में शहर जिसता पंजारता चाहिए मैं गेस्ट मोशा अमा कम मर्दमा जो आया मैं गेस्ट आ रहा नदीस और बाज़ मर्दमा जो मैं गेस्ट जीता मर्ची को शुमा जानता भी इसी और मगोशा की मोती गेस्ट है बारी वत बगोशा को मैं पूरे मरागा शजीरा चिया माशाल्लाह या किया जब चल साल एक्सपीरियंस बई थी एक चीज़ ये तो का गुड़ाई में पूरे चल साला नहीं पूरा एक्सपीरियंस और एक चल साला नहीं तो कैसे चेक होता गुड़ाई वास्ता मनी अलग और मनार भी चल साल लगी माँ ये बाबता शुमारा बगोशा नीमा गोशा के मैं मर्ची की गेस्ट मैं मर्ची की मेहमान खुसूसी आइए शुमारा नाम बोशा के नाम बोशा ने शुमारा शुमादीत पजार तंग शुमारा नाम बोशा मैं मर्ची की गेस्ट ही जो असी इदरीस गाजी साहब मैं मरागा शतुकात का और अति कीमती वाद मारा दाती की बेद दिल जोला के चाहिए वशत कनी में मर्ची की मरागा शतुका बले गा पिशी कोले चारों का के मारावती मर्ची के मरागा छुड़दुई ता स्विच कनक कपी चिए के अंचुक शुमा जाने था जब देखिए चागिरदे मर्द में मरागा शतु का काया गैस में मरागा शतु का काया गुड़ा आया नी गुमा गा पुत्रान कन के वास्ता मारुति मरागा छुड़दुई ता स्विच कना कभी पहले जब मरती वशी गोले चारों कन में गा पुत्रान कन की वे गोड़ शुमे जानता शुमे जो अस्सी होस्ट शुमे गुमा बलूची ता गा पुत्रान का वे दिल जोला के छिए कंदी पदा मैं मर चुकी गैस इदरीस खाजी साहबा मैं मरागा शतु का वशत कनी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे ठीक है आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। इदरीस साहब आपको समझ आया जो मैं कब से बलोची में बात कर रही थी? कुछ तो ज़ाहिर मुझे समझ में आती है। तो हमारी सारी ज़बानें ही हमारे गुलदस्ते की तरह हैं और ये कि जितना जितना आदमी लोगों के दरमियान रहता है उनके कल्चर से वाबस्तगी और एक जान पहचान होती है। तो ज़ाहिर है कि ज़ुबान से भी बहुत सारी चीज़ें मतलब जिस जगह पे हम रहते हैं यानी कराची में एक मशहूर मोहल्ला है खारादर के नाम से, गुलियारी के साथ साथ ही पड़ता है, वो कराची का इलाका है वो।
तो ज़ाहिर है कि हमारे इर्द गिर्द रहने वाले बहुत सारे बलोची बोलने वाले हैं। मेरा NED यूनिवर्सिटी का जो टेन्योर रहा, DJ साइंस कॉलेज का टेन्योर रहा, तो हमारे साथ बलोच दोस्त थे, ज़ाहिर उनके साथ उठना बैठना, तो उनको डिशेस उनकी कौन सी हैं, खाना कैसा खाते हैं, लिबास किस तरह के ख़ास स्टाइल का, फ़ैशन उनका कैसा है, कपड़े कैसे हैं और ख़ानदानी रिवायात क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें उनसे आगाही तो होती ही रहती है। तो माशाल्लाह ये आपके चैनल को मुबारकबाद है कि एक सहरा में चिराग जलाने की मिसाल है कि वश टीवी ने इस तरह के एक कल्चर को ज़िंदा रखने के लिए और फ़रोग़ देने के लिए इस तरह की कोशिशें और काविशें की हैं। आपकी सारी टीम बहुत मुबारकबाद की मुस्तहिक़ है और आप माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब तक कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, इस वक्त हमारे प्रोग्राम में है इस वक्त मौजूद। मैंने एक चीज़ है जो मेरे गुलचारों का मैं देखने वाले हैं, मैंने उनसे ये कहा कि अगर मैं इदरीस साहब के बारे में आपको कहूँ जिनका 40 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे लगता है कि जब मैं बात करना शुरू हो जाऊँगी तो मुझे भी 40 साल लगेंगे उनका एक्सपीरियंस बयान करने में। तो ये है कि मैं जो है दस्तबंदी मतलब कि मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो हमारे गेस्ट हैं उनसे कि इदरीस साहब, आपको तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, कम ही लोग होंगे जो आपको नहीं जानते, आपके बारे में उनको नहीं पता। हमारे इस प्रोग्राम में जो बैठे हैं फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट, कहाँ के, वो भी हम जो है इदरीस साहब से पूछेंगे, क्योंकि आज हमारा जो पूरा प्रोग्राम है वो इदरीस साहब के साथ ही होगा। तो मुझे क्या लगता है कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ दूँ और कैमरा इदरीस साहब को दे दूँ। इदरीस साहब आप बात करेंगे। तो इदरीस साहब मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने बारे में बताइएगा। मैं इंसान अपने बारे में बताना तो बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतने ज़िंदगी का एक बहुत सारा अरसा मुहित है। और आपने जो बात कही कि आप कैमरे से हट जाएं या माइक से हट जाएं, ये भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब तक सवाल नहीं होगा तब तक जवाब नहीं निकलेगा, और जवाब से फिर सवाल निकलता है तो सुनने वाले, देखने वाले ज़ाहिरी बात है कि जानना चाहते हैं कि जो तकनीकी चीज़ें हैं वो क्या हैं। ज़ाती शख्सियत ठीक है अपनी जगह पे, इस हद तक तो अहम है कि जी आपने क्या किया है मतलब लाइफ में, ज़िंदगी में। तो मैं समझता हूँ कि मेरा जो बुनियादी ज़िंदगी का सफ़र रहा है वो इस हवाले से रहा है कि इंसान को गुफ्तार का हुनर आना चाहिए। देखिए जब बच्चा नया पैदा होता है ना, न्यू बॉर्न, नो मौलूद जिसको हम कहते हैं, तो नर्स पहला काम क्या करती है, वो उसको रुलाने की कोशिश करती है, आवाज़ निकाले। अगर नहीं रो रहा बच्चा तो उसको थप्पड़ मार के रुलाया जाता है। क्यों? गुफ्तगू, गुफ्तनी, गुफ्तार, बोले। वो बोलना ज़िंदगी की अलामत है, और अगर बच्चा नहीं बोलता तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसी तरह से जो गुफ्तार है, गुफ्तगू है, या इबलाग है, किसी चीज़ का कम्युनिकेट होना, ये हमारा बचपन से शुरू से ही, मतलब जब से हम स्कूल में थे तब से ही ये एक शौक़ मेरा रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो तकरीरी मुकाबले हुए तो उसमें शामिल होना शुरू हो गए। फिर कॉलेज के ज़माने में भी तकरीर का, फिर रेडियो पाकिस्तान जाने का इत्तफ़ाक़ हुआ, तो बच्चों की दुनिया का प्रोग्राम होता था, वहाँ जाना होता था, बज़्म तलबा होता था, वहाँ जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता फिर पाकिस्तान टेलीविज़न में आना जाना शुरू हुआ, तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, नौजवानों के प्रोग्राम्स, इंटरव्यूज़, ये वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मसरूफ़ियात रही हैं। कुछ अरसे ख़बरें पढ़ने का भी इत्तफ़ाक़ रहा, कुछ अरसे कुछ ड्रामों में भी काम करने का इत्तफ़ाक़ रहा। फिर आर्ट्स काउंसिल से वाबस्तगी हुई तो वहाँ पे स्टेज, थिएटर, ड्रामा, ये सारे शौक़ और टॉक शोज़ वग़ैरह होते थे। तो ये सारा एक तवील सफ़र है। और इसी दौरान जब NED से मैंने BE सिविल किया, बतौर सिविल इंजीनियरिंग, मैंने 1987 की बात, ये पास आउट में हुआ था। तो NED को भी हमने तकरीरी मुकाबलों में बहुत रिप्रेजेंट किया था। तो एक सिलसिला जो उस वक्त हमारे वाइस चांसलर थे, उन्होंने ये कहा था कि जी हम लोग जो यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म ऑल पाकिस्तान लेवल पे इधर उधर जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनको साल में एक तकरीब वो करते हैं जो गोल्ड मेडल देते हैं। उससे पहले तक, 1987 से पहले तक, ये सारे गोल्ड मेडल या तो स्पोर्ट्स में दिए जाते थे कि कोई स्विमिंग का चैम्पियनशिप यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करके आया, कोई क़िरात में कुछ जीत कर आया है, नात ख़ानी के मुकाबले में जीत कर आया है, और कोई किसी ने रिसर्च थ्योरी पेश की है, प्रोजेक्ट, तो उनको गोल्ड मेडल दिए जाते थे।
तो हमने रिक्वेस्ट की कि हमने डेक्लेमेशंस, डिबेट्स एंड स्पीचेस, उस पर हमने पाकिस्तान भर में अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो इसका कोई रिकग्निशन क्यों नहीं होता। तो वो वाइस चांसलर थे उस वक्त डॉक्टर जमील ख़ान, उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि हाँ ये भी एक बहुत अहम शोबा है इबलाग का। तो उन्होंने फिर वो 1987 में उन्होंने गोल्ड मेडल का इजरा किया। तो पहला गोल्ड मेडल बतौर पब्लिक स्पीकर वो मुझे मिला था, तो मेरे लिए एक इज़्ज़त की बात भी थी ज़ाहिर है, और ये इस शोबे को रिकग्नाइज़ कराने में भी मतलब मैं समझता हूँ मेरा कंट्रीब्यूशन रहा। इस हिसाब से मैं ये दावा करने में हक़ बजाने मौका, आई गॉट द फर्स्ट गोल्ड मेडल फ्रॉम एनईडी यूनिवर्सिटी इन द हिस्ट्री ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। ये उसकी सारी राम कहानी रही है। आपने अपने इस तवील सफ़र को बहुत ही मुख्तसर करके बताया, बहुत ही अच्छा लगा। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो अल्लामा इकबाल का जो दिन हम मना रहे हैं उस मुनासिबत से है। तो जैसे कि हमने शुरुआत की, अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है हमारे कौमी तराने से किया। जब भी हम अपना कौमी तराना प्ले करते हैं, मैं अगर कहूँ, अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं हर वक्त अपने सीने पर हाथ रखती हूँ। कुछ लोग अपने हाथ स्ट्रेट करके खड़े रहते हैं, तो क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है, या सीने पर हाथ रखना अच्छा है, या हाथ यूँ रखना खड़े होके जो कौमी तराने को बहुत सारे लोग सुनते हैं ऐसे ऐसे करके, तो क्या है इसके पीछे लॉजिक जो काफ़ी लोग जो है अपने सीने पर हाथ रखते हैं, काफ़ी अपने हाथ जो है वो स्ट्रेट करके खड़े होते हैं? ये सवाल मैं करना चाहूँगी आपको आज के दिन के मुनासिबत से, क्योंकि जब कौमी तराना जो है वो प्ले हुआ तो मैं और आप अलग अलग पोजीशंस में खड़े थे, आपके हाथ बिल्कुल स्ट्रेट थे और मैंने अपने सीने पे हाथ रखा हुआ था। देखिए, ये तो अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि पाकिस्तान को हम कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब है। एक ऐसा नज़रिया कि जो उन्होंने कंसीव किया, कॉन्सेप्ट जो था। तो कौमी तराना चूँकि मुल्क की नुमाइंदगी करता है, रिप्रेजेंटेशन है, तो उसके बारे में हमारे माशरे को बिलखुसूस और तालिब इल्मों को, बच्चों को बिलअमूम ये जानना चाहिए कि आया हाथ यूँ सीधे रखने या सीने पर रखना है या सलूट करके खड़ा होना है। ये इसके अलग अलग वो तौजीहात हैं। देखिए, उसूली तरीक़ा, बेसिक फॉर्मेट तो ये है कि कौमी तराना किसी भी मुल्क का जब प्ले होता है, बजाया जाता है, तो वो लोग हाथ सीधे रख के खड़े होते हैं। तो सीधे रख के यानी एक एहतराम है उसका, किसके एहतराम में आप खड़े हैं। अगर सामने परचम भी लहरा रहा है तो आपने सलाम करना है या हाथ ऊपर रखना है या पेशानी पे जो, लेकिन ये उनके लिए लाजिम होता है जो फ़ौज की ड्यूटी कर रहे हैं। आम सिविलियन के लिए लाजिम नहीं है कि हाथ सलाम की पोजीशन में ले जाए। वो अगर स्ट्रेट खड़ा है तो वो डेकोरम उसका ठीक है। अब आइए बात के, बाद लोग सीने पे हाथ रखते हैं, बाद लोग नहीं रखते हैं। देखिए, ये कॉन्सेप्ट असल में चला है अमेरिका का जो कौमी तराना है ना, उस कौमी तराने के आखिर के जो मिसरे हैं उसमें सलाम पेश किया गया है शोहदा को। शोहदा से मुराद ये कि हम तो इस्लाम की ज़बान में शोहदा कहते हैं, वो अंग्रेज़ी में उसको मार्टाइड कहते हैं। वो ऐसे सिपाही, फ़ौजी या लोग कि जिन्होंने मुल्क के लिए जान गंवा दी है, जान कुर्बान कर दी। तो जब जान कुर्बान करने वालों का ज़िक्र आता है अमरीकी कौमी तराने में, तो उनके लिए प्रोटोकॉल में लाजिम है कि जान गंवाने वालों को, जिन्होंने ज़िंदगी अपनी दे दी मुल्क की खातिर, तो उसके एहतराम में आपने सीने पे हाथ रखना है कि आप दिल से उनको चाहते हैं। किसको? जो जान से गुज़र गए उनको। पाकिस्तान का जो कौमी तराना है, एक तो ये बात ही बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पूरा फ़ारसी में है। जो लोग बलोची जानते हैं, बोलते हैं, वो उनको फ़ारसी के अल्फाज उनको पता है, लेकिन जो लोग, जिन लोगों की बलोची या फ़ारसी मादरी ज़बान नहीं है, उनके लिए शायद कुछ अजनबी लगता है। तो इस पर हम बात करेंगे, वो एक अलग चीज़ है। हाथ रखना लाजमी नहीं है, बिल्कुल रखे, सीने पे हाथ रखें तो आपकी चॉइस है, मना भी नहीं है, लेकिन लाजिम नहीं है। जैसे अमेरिकी कौमी तराने में लाजिम है, वहाँ अगर कोई सीने पे हाथ, जहाँ जान देने वालों का जिक्र है, वहाँ सीने पे हाथ रखना लाजिम होता है। अगर नहीं रखता है तो वो उसको कहते हैं आउट ऑफ प्रोटोकॉल हो गया।
पाकिस्तान के कौमी तराना या दीगर जो ममालिक के कौमी तराने हैं उनमें हाथ रखना लाजिम नहीं है। आप हाथ रखते हैं तो ठीक है, आप अपनी मोहब्बत के दिल का इज़हार कर सकते हैं कि मैं दिल से चाहता हूँ, ठीक है ना। और जहाँ साए खुदाए ज़ुल जलाल का आखिरी ज़िक्र आता है वहाँ हम एहतरामन अपने सर को नीचे झुकाते हैं, क्योंकि अल्लाह का साया होने की हम एक इंडिकेशन देते हैं। लाजिम वो भी नहीं है, लेकिन एक ख़ूबसूरती के तौर पे उसका हुस्न है कि अगर आप सर झुका के इस बात को कहें तो आप कह सकते हैं। वैसे तो एक लॉजिक ये भी बनती कि खुदा की तरफ अगर बात करनी है तो खुदा तो ऊपर है, तो हम सर ऊपर करना चाहिए, नीचे क्यों झुकाते हैं। लेकिन एक जनरल परसेप्शन में ये है कि आप साया खुदा ज़ुल जलाल कहें तो अखलाकन एक अखलाकी तकाज़े के तौर पे अपना सर झुका लेते हैं। हाथ रखें ठीक है, नहीं रखें तो कोई गुनाह नहीं है, सीधे स्ट्रेट आप खड़े होकर सुने तो कोई बात नहीं। हाँ, ये लोग जो कौमी तराने के दौरान बाज़ लोग जो यूँ हाथ रखते हैं या यूँ हाथ रखते हैं या यूँ हाथ रखते हैं, वो दुरुस्त नहीं है, उसको एहतराम नहीं है प्रोटोकॉल के अतबार से। आप स्ट्रेट सीधा खड़े रहें, और खड़ा होना ज़रूरी है। कौमी तराना बैठ के किसी भी मुल्क का नहीं सुना जाता। मतलब एक किसी, जैसे हम कहते हैं ना बुज़ुर्गों के एहतराम में खड़े हो गए, जैसे हम कहीं बैठे बात कर रहे हैं, अगर कोई बहुत हमसे बड़ा बुज़ुर्ग आदमी दाखिल हो तब एहतरामन अखलाकन खड़े होकर मिलते हैं उनसे, तो ये खड़े होकर सुनना जो है ना वो एहतराम के उसमें आता है। बाकी वो फ़ारसी वाली जो बात है कि ये तराना फ़ारसी में है या बलोची में है या उर्दू में है, ये तो मैं तो एक बहुत सिंपल सी बात मैंने सीखी है और समझी है, जो अपने असातिज़ा से भी हम सीखते आ रहे हैं, कि इस पूरे तराने में कोई ऐसा लफ्ज़ है जो उर्दू बोलने जानने वाला न समझता हो। सारे ये अल्फाज उर्दू में समझे जाते हैं। तर्जुमान का मतलब क्या है हमें पता है, मुस्तक़बिल का मतलब क्या है हमें पता है, पाक का मतलब क्या है हमें पता है, सरज़मीन का मतलब क्या है हमें पता है, पाइंदाबाद का क्या मतलब है। सारे अल्फाज तो वो हैं जो हमें पता है। तो ये कहना दुरुस्त नहीं है कि ये सिर्फ़ फ़ारसी में ही और हम नहीं समझ पाते। मतलब फ़ारसी का मैं आपको एक शेर अगर सुना दूँ, उर्फ़ी तो मयंदेश ज़ग़ोग़ाए रक़ीबां, आवाज़ सगां कम न कुनत रिस्क गदारा। ये टिपिकल प्योर फ़ारसी है। आपको उर्दू बोलने वाला शायद इसको ना समझ पाए कि इसका मतलब मीनिंग क्या है, माने क्या है। उर्फ़ी तो मयंदेश ज़ग़ोग़ाए रक़ीबां, आवाज़ सगां कम न कुनत रिस्क गदारा। तो उर्दू बोलने वाला शायद ना समझे, बलोची बोलने वाला शायद समझ जाए, फ़ारसी बोलने वाला तो समझ ही जाएगा। तो इसको तो मैं कह सकता हूँ कि उर्फ़ी तू अंदेशा न कर, ज़ग़ोग़ाए रक़ीबा मतलब रक़ीबों के शोर मचाने से तू अंदेशा न कर, आवाज़ सगां यानी कुत्तों की जो आवाज़ है, कुत्तों के भौंकने से, कम न कुनत कम नहीं होता, रिज़्क़ गदारा यानी जो फ़कीरों का रिज़्क़, कुत्तों के भौंकने से फ़कीरों का रिज़्क़ कम नहीं होता। तो तू तेरे रक़ीब जो चीखते हैं शोर मचाते हैं उससे तू गम ना कर, अंदेशा ना कर, इस सेंस में वो दिया गया है। तो अब ये कोई उर्दू बोलने वाला है उसको बराह रास्त शायद ना समझ पाए, उसको ट्रांसलेट करके समझाना पड़ेगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये प्योर फ़ारसी है, लेकिन कौमी तराने का कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो उर्दू बोलने वाले को समझ में ना आता हो। सारे ऐसे अल्फाज तो आप किसी को समझ आए तो इसलिए ये कहना गलत होगा कि आपका कौमी तराना, अक्सर लोग एतराज़ के तौर पे कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान का कौमी ज़बान तो उर्दू है, आपका कौमी तराना फ़ारसी में। तो ये एतराज़ गलत है। पाकिस्तान का कौमी तराना फ़ारसी में नहीं है, उर्दू में। बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है आपने इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया, जो मैं कब से सोच रही थी कि बहुत सारे लोग होते हैं कौमी तराना के टाइम कभी यूँ खड़े रहते हैं, क्यों हाथ रखते हैं। अमूमन अगर मैं कहूँ कि मुझे बिल्कुल भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं पता था कि सीने पर हाथ क्यों रखते हैं। हाँ, जब कौमी तराना प्ले होता है, क्योंकि जब कौमी तराना आपको समझ आए तो उसके साथ आपके जो जज्बात कनेक्ट होते हैं, अटैच होते हैं, तो एक रोंगटे खड़े हो जाते हैं और जो है दिल की धड़कन है वो तेज़ होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए अमूमन जब कौमी तराना प्ले होता है, चाहे वो हमारा बलूचिस्तान का हो, चौकी बलूचानी, तो जब वो प्ले होता है उसके ट्यून्स ऐसे होते हैं, वो जिस तरह से वो प्ले होता है, फिर ना ये कपकपाहट शुरू हो जाती है। तो लाइक जैसे मैं अपने सीने पर हाथ रखती हूँ, दैन मैं इसको यूँ करके ऐसा कि मैं
खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं शायद यही समझ रही थी कि लोग भी यही करते होंगे। और जैसे कि आपने अमेरिका के बारे में बताया और बहुत बहुत ही अच्छा लगा। जैसे वैसे आज हमारा प्रोग्राम जो है अल्लामा इकबाल के हवाले से है, तो अल्लामा इकबाल की कुछ शायरियाँ जो है मैंने यहाँ पे अशार नोट करके रखे हैं जो मैं आपसे पूछूंगी और उनका मतलब भी आपसे पूछूंगी, उनकी तशरीह भी आपसे पूछूंगी। जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, वो ये है, इकबाल तेरी कौम का इकबाल खो गया, माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। पहली बात तो मैं अर्ज़ कर दूँ कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे मिसरे और अशार आपको प्रिंटेड मिलते हैं, पोस्ट किए हुए मिलते हैं, जो कि अल्लामा इकबाल के अशार या मिसरे नहीं होते। ये जो आपने कहीं देखा होगा या हमारे बच्चे अक्सर वो देखते रहते हैं, ये इकबाल का शेर नहीं है, ये किसी और शायर ने लिखा है। उसका नाम मुझे याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ। एक और शायर है, बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन उन्होंने अल्लामा इकबाल के हवाले से ये रेफरेंस ये लिखा है। ये इकबाल का शेर नहीं है, ये उस शायर का शेर है जो इकबाल को एड्रेस करके कह रहे हैं कि इकबाल का मतलब अज़मत होता है। वो कह रहा है कि जी अल्लामा इकबाल साहब, जो आपने इस कौम के बारे में सोचा था उसकी अज़मत कहीं खो गई है, वो ऐसी अजीम नहीं रही है। तो ये तो ख़ास तौर पर अच्छा हुआ आपने इसका ज़िक्र किया। तो मैं ये कहता हूँ कि फ़ेसबुक में, इंस्टाग्राम में या दीगर जगहों पे बहुत सारे अशार ऐसे हमें मिलते हैं जिनका शायद अगर अल्लामा इकबाल सुन लें तो वो परेशान हो जाएंगे, ये मैंने कब लिखा है। क्योंकि अल्लामा इकबाल इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं देख रहे हैं वो परेशान हो जाएंगे। तो लेकिन अब चूँकि एक सैलाब आया हुआ है ना, तो सोशल मीडिया का तो इन्फ्लक्स तो बहुत सारी चीज़ों का वो आता है। तो मैं आमतौर पर बच्चों को भी और तालिब इल्मों को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि कुलियात इकबाल आप अपने पास रख लें। नहीं तो अब तो नेट पे आप PDF है उसको डाउनलोड करके रख लें, मोबाइल पे आ जाती है। 22-25 मेगाबाइट से ज़्यादा वो बड़ी फाइल नहीं होती, वो उस पर चेक कर लें। कोई भी आपको मिसरा आपको नज़र जहाँ डाउट होता है ना, शक होता है, आप उसको चेक कर लें। या तो किताब हार्ड कॉपी अपने पास आपके पास हो उसमें चेक कर लें, वो नहीं है तो आप मोबाइल में उसकी ऐप डाउनलोड कर लें। या एक बहुत रेख्ता.org की बहुत मुस्तनद एक वेबसाइट है रेख्ता के नाम से, और उसमें सारे मुस्तनद कलाम इकबाल के अलावा भी जो दीगर कोई भी कलाम आपने कहीं गालिब का पढ़ा, ठीक है ना, बिल्कुल, आपने कहीं पढ़ा कि ये जोश मिली आबादी का है, आपने कहीं पढ़ा फैज़ अहमद फैज़ का है, तो वहाँ से चेक कर लें। अगर वहाँ अवेलेबल है तो फिर तो वो मुस्तनद होगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको फौरी यकीन नहीं करना। मैं चाहती हूँ कि आज जो है हमारा प्रोग्राम, जैसे मैं वापस बता रही हूँ कि मैं इसको बार बार बताऊँगी क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ जो हम डे सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने जो है प्रोग्राम में अल्लामा इकबाल के हवाले से। तो मैं चाहती हूँ कि अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी पर उन्होंने जितनी जद्दोजहद की, पाकिस्तान से ख्वाब रखा, और इस हवाले से उनके स्ट्रगल के हवाले से आप उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डालें अपने अल्फाज़ों में। इकबाल की शख्सियत तो एक ऐसी शख्सियत है कि शायद तारीख़ पाकिस्तान की, तहरीक पाकिस्तान की जो दीगर शख्सियात हैं उनमें उनके हम पल्ला ऐसी कोई शख्सियत नहीं है। गो के कायद-ए-आज़म को हम बानी पाकिस्तान कहते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम कहते हैं उन्होंने अंग्रेज़ी तालीम की तरफ कौम को राग़िब किया, उनको लेकर आए। और नवाब सलीमुल्लाह ख़ान ढाका में मुस्लिम लीग का क़याम उन्होंने किया। ये सारे हक़ाइक़ तो अपनी जगह पर है, लेकिन पाकिस्तान का जो ख्वाब देखने का जो अमल था ना कि ये यूँ होगा, ये इलाक़े होने चाहिए, फ़लाँ वो चीज़ें सारी होनी चाहिए, ये थॉट इकबाल के जहन में ही आई थी। और बिगिनिंग में जब वो जर्मनी म्यूनिख गए थे PhD के लिए अपने वो सारे मामलात में, तो उन्होंने वहाँ की तहज़ीब का भी मुशाहिदा किया। उन्होंने स्पेन की तहज़ीब का भी देखा कि स्पेन, हिस्पानिया जो मुसलमानों की नशत सानिया का एक अलामत हुआ करता था, वहाँ पे यूरोप का वो मुल्क बना हुआ है, मुसलमान क्यों थे। और मुसलमानों के ज़वाल के असबाब को शेर की ज़बान में, आसान चीज़ों में उन्होंने हाईलाइट सिर्फ अल्लामा इकबाल ने किया है। और ये बात तारीख़ी है कि कायद-ए-आज़म लंदन चले गए थे, मतलब ही वॉज़ नॉट एग्रीड फॉर द पाकिस्तान मूवमेंट।
तो ये कौन शख्सियत जिसने कायद आज़म को तैयार किया कि नहीं जी आपने आना है, आप संभालें, आप अच्छे वकील हैं, अच्छे बैरिस्टर हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, अच्छे मैनेजर हैं। बहुत ही अच्छी ये गुफ्तगू हो रही इकबाल है है। साहब, पर मैं चाहती हूँ कि मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है। तो अभी एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, तो ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम अपने इस खूबसूरत से टॉपिक को वापस कंटिन्यू करेंगे। बोले चारों का नुआद में तो एक वन वे ब्रेक के सूर्य ब्रेक का पद्धति मरागा से बढ़ जाकर नहीं। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का मंचू अल्लामा इकबाल नासिबत सरा मैं मर्जी की मरागशी और मैं मरागश होती पदा बर्चा का नहीं बच्चा मना ब्रेक जी रगा वोशा और शुमा भी मोशा मनी गोले चारों भी नलोट कि मैं ब्रेक बुजूरी चिमने चुने वशी टॉपिक के सरमा गपुत्रान कर गए थे भले गोले चारों का मन एक चीज़ हमारे के नतीजे सोच गया कि मैं गोशा के मोदी गेस्ट जोस करना कि आइया अल्लामा इकबाल हवाले चीज़ें लिख के था या चीज़ें निविष्ट होता और मगोशा कि मैं टॉपिक अच्छी पहले जो अल्लाह इकबाल ज़िंदगी सरा आइए जद्दोजहद सरा आइए पाकिस्तान है वह सच्ची जोत को था आइए सरा गपुत्रान कन गए थे भले गपुत्रान म कनी बोले मुझे आइए नियाम अगर आइए अल्लामा इकबाल है वह सच्ची चीज़ लिखे था या निविष्ट होता गोड़मा आया भी उसे कमो में इश पे कनी कि चे लिखे था मैं गेस्ट मर्सी मनियाला मैं गेस्ट मैं गपुत्रान कन गया और मैं गेस्ट कम इस्माइल कन गया यार मनी गप समझा कगा सरपत बैगे कि मैं चे गोशक लूट गया सरपत वो तो बीतते तो मैंने ये कहा मैं वापस बता दूं कि उर्दू में क्योंकि हमें जो है दूसरे शागिर्द दूसरे जो है कास्ट के लोग भी हमें देख रहे तो उनके लिए मैं उर्दू में कह दूं कि मैं ये कह रही थी कि मैं जो है हम अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के हवाले से उन्होंने जो है ख्वाब रखा पाकिस्तान का, उन्होंने जितनी जद्दोजहद की, उन्होंने कैसे बेदार किया आवाम को पाकिस्तान के जो अभी हम हैं, जो अभी हम वापस सो गए, जो उन्होंने पहले हमें बेदार किया था, तो उनकी जितनी जद्दोजहद थी उनके ऊपर हम रोशनी डाल रहे थे। पर हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आए तो हमने ये कहा कि अब हमारे पास जो गेस्ट बैठे हुए, सबसे पहले मैं उनसे ये कहूँगी कि अगर उन्होंने अल्लामा इकबाल के हवाले से या अल्लामा इकबाल डे के मुनासिबत से कुछ लिखा है तो सबसे पहले हम वो सुनना चाहेंगे, फिर उससे बाद हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। अच्छा किया आपने इसका हवाला मुझे दे दिया और याद भी दिला दिया। ये मैंने निकाल लिए ये नज़्म। अल्लामा इकबाल का कलाम है कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। हाय ये उनके मशहूर अशार हैं, मतलब ज़ाहिर स्कूल कॉलेज में भी बच्चे पढ़ते रहते हैं। एक दफ़ा मैं बैठे ऐसे ही सोच रहा था, मैंने कहा कि इसी रंग में, इसी अंदाज़ में और इसी बहर में इसकी तज़मीन लिखी जाए। तज़मीन का मतलब होता है कि सेम एज़ इट इज़ शायरी करना, मतलब अल्फाज आपके अपने हों, कलाम आपका अपना हो, लेकिन बहर वही हो, वज़न वही हो और थीम उसका वही रहे, कलाम आपका अपना हो। तो मैंने लिखा था ये फ़र्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं। तो मैं अपना कलाम आपको सुना रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। फ़र्द तो है कौम से वरना ये तन्हा कुछ नहीं, गर समुंदर में न हो कतरा अकेला कुछ नहीं। वाह। वक्त भी तो मजमुए लम्हात ही का नाम है, वक्त भी तो मजमुए लम्हात ही का नाम है, हो अगर तन्हा ये लम्हा तो ये लम्हा कुछ नहीं। वाह। साथ मिलके सब रहें कोई अकेला ही न हो, साथ मिलके सब रहें कोई अकेला ही न हो, एक दाने फसल पर मबनी ज़ख़ीरा कुछ नहीं। वाह वाह। रंजिशें पैदा करें ऐसे मिटा दो सब निशान, रंजिशें पैदा करें ऐसे मिटा दो सब निशान, सिर्फ रंजिश को मिटाया तो मिटाया कुछ नहीं। वाह। है लहू असलाफ का खाके वतन का पैरहन, है लहू असलाफ का खाके वतन का पैरहन, इससे बढ़ के और मुझको खाके दुनिया कुछ वाह नहीं। वाह वाह वाह। दो तीन और अशारे हैं, फिर उसके बाद मैं मुकम्मल करता हूँ, बात आगे बढ़ाएं इसके।
वक्त को मजबूर कर दो वो तुम्हारा साथ दे, वक्त को मजबूर कर दो वो तुम्हारा साथ दे, वक्त के आगे तो अपना सर झुकाना कुछ नहीं। वाह 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 वाह। है अगर दावा तुम्हारा अम्र बिल मारूफ का, है अगर दावा तुम्हारा अम्र बिल मारूफ का, गर अमल शामिल नहीं तो ये दावा कुछ नहीं। और आखिरी शेर है कि दोस्तों की तलखियाँ गाजी भुला दो हर जगह, दोस्तों की तलखियाँ गाजी भुला दो हर जगह, सिर्फ अपनी तलखियों को तो भुलाना कुछ नहीं। वाह 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 वाह, बहुत बहुत खूबसूरत। मैं ये जो आपका एक मिसरा है वो मैं वापस सुनना चाहूँगी। जो आपने वक्त वाला कहा था वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। जब मैं वापस सुनना चाहूँगी उसे, आप प्लीज़ उसे दोहराइएगा। ये है, वक्त को मजबूर कर दो वो तुम्हारा साथ दे। वाह। जैसे लोग कहते हैं ना वक्त के साथ चलना चाहिए, जैसा फैशन हो वैसा ही चलना चाहिए। बिल्कुल। तो इसमें थीम ये है कि नहीं, उसको कन्विंस करो कि वो आपके साथ चले। वक्त को मजबूर कर दो वो तुम्हारा साथ दे, वक्त के आगे तो अपना सर झुकाना कुछ नहीं। वाह वाह वाह। फ़र्द कायम रब्त मिलत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। वाह वाह। मतलब मौज का जो वो जो पावर ही है, जो ताकत या जो रंग है ना, वो दरिया के अंदर है। बाहर जाके तो मतलब वो पानी पानी नहीं रहता। मछली भी जब तक हरकत में रहती है, पानी के अंदर होती है तो हरकत में रहती है, जब पानी से बाहर निकली तो फिर वो मुर्दा हो जाती है, मर जाती है। ये चीज़। और मैं कभी कभार कल परसों मैं सोच रहा था, मैंने कहा कि ऐसे कौन कौन से जानदार हैं, कौन कौन से जानदार हैं जो अपनी ही नस्ल को ख़त्म करते हैं। मसलन आप कभी आपने नहीं देखा होगा कि बिल्ली दूसरी बिल्ली को खाती हो, नहीं देखा होगा आपने। बिल्ला खाता है आई गेस। बिल्ला बिल्ली को नहीं खाएगा, वो दूसरे जानवरों को खाएगा। अच्छा। मतलब मैं इसकी स्पीशीज़ की बात कर रहा हूँ। कुत्ता कुत्ते को नहीं काटेगा, उसको नहीं खाएगा, या कौवा कौवे को नहीं खाएगा, या कोई भी आप चिड़िया अगर मर गई तो वो मछली को खाती है। और मछली के बाद नुकसान पहुंचाने वाली की बात है, मारने की बात है। मछली के बाद इंसान वाहिद जानदार है जो अपनी नस्ल को मारता है। किसी जानदार को आप देंगे अपनी नस्ल को नहीं मारेगा। एक मछली मैंने देखी जो पानी के अंदर है और पानी के बाहर इंसान है जो इंसान को ही मार रहा है, चाहे किसी भी बुनियाद पर मार रहा हो। फ़लस्तीन में, गज़ा में आप देखें ना, वो इंसान इंसान को ही मार रहा है ना। उनके भी अपने बच्चे हैं लेकिन वो बच्चों के ऊपर ही बमबारी करते हैं। तो वो अब चूँकि वो वक्त को मजबूर कर दो वो तुम्हारा साथ दे, ये हमास ने जो मूव शुरू किया, तो वक्त मजबूर हो ना, कि लोग मजबूर हुए इनका सोचने के लिए कि यार ये ज़्यादती हो रही है। वरना तो अगर नहीं करते तो किसी जुल्म तो हो ही रहा है, वो उनको पता ही नहीं चला। चाहे वो मज़हब की बुनियाद पे हो रहा हो, चाहे वो मुआशी बुनियाद पे हो रहा हो। हमारे यहाँ गांव देहात में, बलूचिस्तान आप चले जाएँ, सिंध चले जाएँ, पंजाब चले जाएँ, जो सरमायादार बड़ा होता है ना, सरदार जिसको आप कहते हैं, वो काबिज़ होने की कोशिश करता है, कमज़ोरों पे हुक्मरानी करने की कोशिश करता है। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसे होते हैं, आपने देखा कई जगहों मैंने देखा कि वो स्कूल सरकार ने बना के दिए हुए हैं लेकिन वो औताक बनी हुई है, अस्तबल बने हुए हैं, जानवर पाले जाते हैं, इल्म को फ़रोग़ नहीं देने दिया जाता। वजह उसकी ये होती है कि वो एक तबका ऐसा होता है जो नहीं चाहता कि शऊर उजागर हो। और शऊर कैसे उजागर होता है? इबलाग से, कम्युनिकेशन से। अब ये शायद ये वश चैनल जब से शुरू हुआ है तो एक इबलाग का ज़रिया बना है ना, बिल्कुल, एक कम्युनिकेशन का ज़रिया बना है। आप ख़बरों का अगर बलोची में तर्जुमा एक आम आदमी को भी सुनाते हैं तो उसको पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे ये हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या फ़ैसला किया है, या IMF हमें लोन दे रहा है नहीं दे रहा है। तो ये कम्युनिकेशन अगर नहीं होगी तो आम आदमी को तो बेचारे को पता ही नहीं चलेगा कि मार्च में, अप्रैल में या फरवरी में IMF का मिशन यहाँ पे आएगा, वो हमें लोन देगा, चीज़ें शायद हमें सस्ती मिलेंगी वगैरह वगैरह। तो वश चैनल आपका ज़ाहिर है कि ये मुबारकबाद का मसला है कि बलूच कम्युनिटी तक ये जो इल्म का पहुँचाना है ये बहुत बड़ा काम है, बहुत, इट इज़ अ मेजर टास्क।
सिंधी के जो चैनल चल रहे हैं वो सिंधी कम्युनिटी को इल्म की तरफ पहुंचाने की वाली बात है, क्योंकि ये जो चैनल के जो इब्लाग होते हैं ना बहुत काउंट करता है। आप देखिए ना दुनिया भर में आप CNBC बड़ा पावरफुल है, BBC बड़ा पावरफुल है, क्यों? वो टेलीविज़न चैनल है, वो इन्फ्लक्स करता है लोगों के अंदर तक, जहनों में हुकूमत करने लगता है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने जो है इस अशार को पेश किया, बहुत ही अच्छा लगा सुन के। जो वक्त वाला आपने कहा था ये बहुत मुझे पूरा अच्छा लगा। पर ये जो था ना एक मिसरा आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो ये मिसरा मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस मिसरे ने। और मैं चाहती हूँ कि जैसे कि आप इकबाल की ज़िंदगी पर रोशनी डालें, अल्लामा इकबाल की, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको कंटिन्यू करें। हाँ, मैं उस बात रह गई बीच में कि इकबाल वो शख्सियत है कि जिन्होंने कायद आज़म तक को तैयार, कायद आज़म लंदन जाके वो सेटल हो गए थे, यानी उनका मूड नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी लोग सुनने को तैयार नहीं, या उनके जो एक्सेस टू इंडिपेंडेंस उसका शायद जज्बा नहीं है, क्योंकि इख्तलाफ राय बहुत सारा हो रहा था लोगों में। एक वो जो पुरानी एक इंतहा पसंदी थी वो भी मौजूद थी कि हम अंग्रेज़ी नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेज़ फ़रंगियों की ज़बान है, या इस तरह के जो उलूम हैं उनके में हमारे लिए बस जो हम अरबी फ़ारसी में पढ़ रहे हैं वही काफ़ी है, दुनिया का मुकाबला हम कर पाते हैं नहीं कर पाते, इस तरह की सारी चीज़ें ना। तो अल्लामा इकबाल मतलब इतनी अहम शख्सियत है, उन्होंने कायद आज़म को तैयार किया कि नहीं जी आपने लीड करना है, आप आएँ, क्योंकि उनको अंदाज़ा था कि ये कायद आज़म के अंदर जो सलाहियत है वो शायद किसी और में इतनी ना हो कि जो अंग्रेज़ों से दू बदू बात भी कर सके, उनको टक्कर भी ले सके और उनसे मुल्क को आज़ाद करके भी दिखा सके। ये मतलब जो भी उस वक्त गांधी जी का थॉट थी, उस वक्त नेहरू की जो एफ़र्ट्स थी, वो शायद अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं ले सकते थे, चाहे उनका बहुत डेडिकेशन होगा यानी बरसग़ीर के लोगों के लिए, लेकिन अंग्रेज़, आपको पता है अंग्रेज़ जैसे आया था तो वो उनको सबको ग़ुलाम समझते थे। वो अपने क्लब जो बनाते थे ना अपने शाम के बैठने के, उसके बाहर एक बोर्ड लगा होता था, उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। बाकायदा बोर्ड लगा होता था डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड, वो सिर्फ गोरा साहब के लिए होते थे। तो ऐसी कैफियत में क्या ये मुमकिन था कि गांधी, नेहरू ये सारा वो करके अंग्रेज़ों से मुल्क पूरा ले सकते? ये सिर्फ कायद आज़म का था पावर कि उन्होंने वो ये मजबूर किया उसको। उसमें बहुत सारे लोग दो अलग अलग नज़रियात भी वो पेश करते हैं कि बरतानिया ख़ुद तंग आ गया था इसलिए जाना चाहता था वगैरह वगैरह। जिस तरह से तालिबान का अफ़गानिस्तान के हवाले से, अमेरिका के हवाले से एक कॉन्सेप्ट दो तरह के, एक कॉन्सेप्ट ये है कि जी तालिबान इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने अमेरिका को निकाल भगाया। दूसरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, वो कहते हैं अमेरिका ने खुद जान छोड़ दी कि किधर इधर खामखा खर्चे में पड़ गए। मतलब दो अलग नज़रियात हैं। मैं किसी एक की तरफ मतलब आपको कायल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि दो थॉट्स पाई जाती है। इस तरह से पाकिस्तान के क़याम के वक्त या इंडिया की आज़ादी के बरसग़ीर की आज़ादी की दो थॉट थी। एक थॉट थी अब बरतानिया जो ताज बरतानिया था वो तंग आ गए थे कि यार खाम ने तोता पाल लिया, किधर से ये मुश्किल हो रहा है हमें। और एक नज़रिया ये था कि यहाँ के लोगों की एफ़र्ट की वजह से उनको वो हुआ, क्योंकि जब वो जंग अज़ीम दोम भी थी 1945 की, तो उसका भी इम्पैक्ट बहुत सारा पड़ा था, वो सारे मामला थे। उस वक्त जो इसराइली हैं, जो यहूदी हैं, वो उनको मुल्क बदर कर दिया गया था, हिटलर ने सबको मार दिया, बहुत सारे लोगों को छोड़ दिया। तो फिर वो उसके बाद ये सब दर बदर थे, ये सारे यहूदी जो थे ना। तो फ़लस्तीन वाहिद जगह थी जिन्होंने उनको पनाह दी कि चलो ठीक है आप यहाँ पे। कोई यूरोपीय मुल्क, कोई बरतानिया, कोई उनको रखने के लिए तैयार नहीं था। उनका सिर्फ ये फ़लस्तीन में था। अब फ़लस्तीनियों से वहाँ गलती ये हुई कि उनको ज़मीनें ख़रीदने दी, उनको मालिक बना दिया, तो रफ्ता रफ्ता वो फैलते चले गए। खैर ये तो एक अलग बहस है। पाकिस्तान के क़याम में अल्लामा इकबाल की जो थॉट थी उसको अमली जमा बनाने के लिए अल्लामा इकबाल के जहन में था कि जब तक कायद आज़म साहब यहाँ नहीं होंगे ना, मोहम्मद अली जिन्ना साहब नहीं होंगे ना, तब तक ये बड़ा मुश्किल है टारगेट अचीव करना। तो अल्लामा इकबाल के ये क्रेडिट है, ये टारगेट है कि एक तो उन्होंने लोगों को जगाया। अब आप देखें ना, वो सियालकोट में पैदा होने वाला एक, जिसको हम कहते हैं, ये तासुब के हवाले से मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सियालकोट में पैदा होने वाला एक पंजाबी
ऐसा फ़ारसी कलाम लिख रहा है, ऐसा उर्दू कलाम लिख रहा है कि जो आप समझ लें कि उसके सादी के टक्कर का है, रूमी के टक्कर का है, गालिब की टक्कर का है, मीर तक़ी मीर के टक्कर का कलाम लिख रहा है, जिसकी मादरी ज़बान पंजाबी है, उर्दू नहीं है, फ़ारसी नहीं है, लेकिन कोई ना कोई तो क्वालिटी तो है ना उसके अंदर। यही वजह है कि आप अगर जर्मनी में जहाँ देखें तो उनका बाकायदा अल्लामा इकबाल का मुजस्समा लगा हुआ है। और एनी मेरी शिमिट वहाँ की जो रिसर्चर वो यहाँ पे आई थी, उन्होंने अल्लामा इकबाल की उस पर मतलब पूरा थीसिस की है। इकबाल का कलाम एक ऐसी सियालकोट जैसी जगह पे रहने वाला, उसके अंदर इतनी थॉट अल्लाह ताला ने दी है, ऐसा उसको नज़रिया दिए, ऐसी चीज़ उसको दी है। वो जैसे जब इकबाल साहब ने अल्लामा इकबाल ने शिकवा लिखी थी ना, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि अल्लाह से शिकवा खाकम बदहाना है मुझको। तो लोगों ने कहा कि ये तो काफरों वाली ज़बान है, ये क्या आप अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने जवाब शिकवा लिखी, उसमें सारा उसी के जवाब आते हैं कि जब आप अल्लाह से सवाल किया, जब अल्लाह जवाब देगा तो आप कहाँ खड़े हो गए। तो ये सारी थॉट्स हैं, तो इकबाल की थॉट तो मतलब। और आपकी इसी जो है बात है, मैं ये चाहती हूँ कि आप अल्लामा इकबाल का कोई शेर सुना दें जो आपको अपना पसंदीदा हो। यार इकबाल का तो कलाम पूरे का पूरा ही वो है, लेकिन एक जो मैं समझता हूँ कि जिसमें पूरा लुबे लुबाब है इकबाल की थॉट का, कि आपको लेकिन हर आदमी कामयाबी हासिल करना चाहता है, तो कामयाबी कैसे मिलेगी, मतलब इसका सीक्रेट क्या है, वो जवाब शिकवा में इकबाल ने कहा। और वो मैं समझता हूँ कि इकबाल के कलाम का, वैसे तो ज़ाहिर है कि पूरा कलाम ही एक एक मिसरा उनका ऐसा है, लेकिन जो थॉट जिसमें पूरी समा जाती है ना, कि आप कहेंगे जी ये सारा निचोड़ जो है ना वो इसमें है कि सक्सेस है क्या, ठीक है ना। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे। यानी जो आपका पैगम्बर का जो लाया हुआ मज़हब है ना, उससे वफ़ादारी करनी है, इस्लाम से वफ़ादारी करनी है। अगर इस्लाम से वफ़ादारी आपने कर ली तो ये जहाँ क्या, मतलब ये दुनिया क्या, ऊपर का लौह कलम जहाँ पे आपकी तकदीर लिखी जाती है, वो सब आपके बस में, आपके कंट्रोल में आ जाएगा। तो मोहम्मद से वफ़ा जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मतलब शर्त अव्वल है कामयाबी के लिए। अगर वो नहीं है तो फिर आप दुनिया में मतलब वो मुअज़्ज़ज़ थे दुनिया में मुसलमान हो के, तुम खार हुए तारिक़ कुरान हो गए, कुरान को तर्क कर दिया तो तुम खारी हो गए। तो ज़िल्लत खारी ये है कि आप अपना जो आइडियोलॉजी है, जो आपका आइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वो वाला नहीं जो हुकूमत करने वाला है, जो ज़िंदगी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो आपका कुरान है, वो आपकी सीरत की पैरवी है। अगर उसको आपने छोड़ दिया तो फिर तो कामयाबी मुमकिन नहीं है। इदरीस साहब, आपसे ये सवाल है मेरा, जैसे कि आपने कहा कि अगर हम दूसरे ममालिक में देखें, वहाँ इकबाल के ऊपर, अल्लामा इकबाल के ऊपर जो है रिसर्च की गए है बहुत ज़्यादा। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पहले की बात छोड़ के हम इस जनरेशन की बात करें, इस दौर में क्या नौजवानों को पता है अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में? क्या नौजवान जो है इस चीज़ की तरफ राग़िब हो रहे हैं कि हम इस पर रिसर्च करें? क्योंकि अगर हम देखें यूनिवर्सिटी लेवल में कि अभी हर इंसान, हर तालिब इल्म वो टेक्निकल चीज़ों की तरफ भागदौड़ में है कि हम उनके ऊपर रिसर्च करें। जो पुरानी चीज़ें हैं हम उनको नहीं देख रहे। अगर हम देखें कि अल्लामा इकबाल हमारे शायर मशरिक़ हैं जिन्होंने ख्वाब रखा पाकिस्तान का, तो उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता होता। वही पता होता है जो हम 5वीं क्लास तक पढ़ते हैं, हमारी उर्दू की किताब में लिखी होती है कि वही अल्फाज जो मैं यहाँ पे बार बार दोहरा रही हूँ कि अल्लामा इकबाल ने जो है वो ख्वाब रखा था पाकिस्तान का। वो सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में भी हमें उतना ही पता है जितना हमारी 5वीं क्लास की बुक में लिखा है।
और उसके अलावा हमें नहीं पता और ना ही यूनिवर्सिटीज़ लेवल में जो है इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। अगर कोई जर्नलिज़म पढ़ रहा हो या अगर कोई और सब्जेक्ट हो, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए कि हमें जो है हमारे पाकिस्तान के बारे में या हमारे पाकिस्तान जिन लोगों ने बनाया है उनके बारे में बाकायदा जो है यंग जनरेशन को बताया जाए कि हम इन चीज़ पर रिसर्च करें। क्या आपको लगता है कि इस जनरेशन को जो हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इतना जद्दोजहद किया, पाकिस्तान को बनाया और हम इस वक्त पाकिस्तान में रह रहे हैं, क्या इस जनरेशन को पता है उनके बारे में? मैं समझता हूँ कि जो जिस तरह से जनरेशन आगे बढ़ती है वो पिछली जनरेशन की बनिस्बत ज़्यादा परसेप्शन, ज़्यादा कंसीव करने का ताकत और हौसला रखती है। और जैसे आप देखते हैं ना, अगर आप आमतौर पे एक मोबाइल भी देखें तो एक बच्चा ज़्यादा तेज़ी से ऑपरेट कर लेगा बनिस्बत मेरे। मुझे शायद इतनी देर लगेगी किसी चीज़ के हुसूल में, वो उससे ज़्यादा कर लेगा। अब ये जो एक डिजिटलाइजेशन हुई है, तो ये बहुत सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता। उसकी वजह ये है कि हमने इकबाल के बहुत सारी चीज़ों को डिजिटलाइज नहीं किया। ये हमें करना पड़ेगा, जितना कुछ हुआ है उसके बियॉन्ड भी। जैसे अभी इस्लाम 360 एक नौजवान ने सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन बना दी कि आप कुरान में से कोई भी रेफरेंस आपको ढूंढना हो ना, तो आप सिर्फ एक लफ्ज़ टाइप करेंगे तो वो उसकी सारी आयतें, सब चीज़ें टिक 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 सब सामने आ जाएगा। इस तरह से जो कुलियात इकबाल है, मैं तो इतनी मोटी किताब अगर कुलियात इकबाल किसी बच्चे को गिफ्ट करता हूँ, अक्सर मैं करता हूँ जब तकरीरी मुकाबले वगैरह होते हैं तो मैं बच्चों को किताबें गिफ्ट देता हूँ। तो मैं कुलियात इकबाल तशरीह वाली क्या उसकी शरह के साथ लिखी हुई है वो गिफ्ट करता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे खुशी खुशी किताब ले तो लेते हैं, लेकिन शायद उसको पढ़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जी हमें मोबाइल पे रेडी अवेलेबल हो, कि इधर हमने डाला आदम अलैहिस्सलाम, तो इकबाल के कौन कौन से शेर हैं जहाँ आदम का जिक्र है, जन्नत, अब जन्नत में कौन कौन से मिसरे हैं जहाँ पे वो, और उसकी डेफिनेशन या तशरीह किया है, वो डिजिटलाइज करने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे ये काम आगे बढ़ रहा हो रहा है तो इंशाल्लाह नई नस्ल जो है ना वो बहुत तेज़ है इस मामले में। वो थॉट को कंसीव करने में शायद पुरानी नस्ल से और ज़्यादा आगे है। जब हम बच्चों के साथ, तालिब इल्मों के साथ यूनिवर्सिटी में भी इंटरेक्शन करते हैं तो मुझे पता चलता है कि वो ऐसे ऐसे एंगल निकल के आते हैं जो शायद मैंने सोचे भी नहीं होते कि ये ऐसे चीज़ सर ये बताएं, फ़लाँ फ़लाँ ये क्यों है। तो मैं कहा कि शायद मैं उस उम्र में था तो मेरे जहन में ये सवाल नहीं आ रहा था जो इस वक्त नौजवानों के जहन में ये सवाल है। तो जो अल्लामा इकबाल के ख़्याल के मुताबिक जो मतलब नई नस्ल में वो है ना ज़रूरत उसकी है तरक्की की, आगे बढ़ने की, वो उनके बनस्बत बहुत ज़्यादा है कि जो दूसरे लोगों में होनी चाहिए उतनी नहीं है। नई नस्ल बहुत तेज़ है। बात यह कि उनको तैयार किया जाए, उनको रेडी किया जाए, एग्री किया जाए कि जी आप इस डिजिटलाइजेशन के दौर के साथ अल्लामा इकबाल की थॉट को समझे, कॉन्सेप्ट क्या है, कंसीव कैसे किया अल्लामा इकबाल ने किसी चीज़ को, सोसाइटी, माशरा उसको कैसे कंसीव करता है, रिश्ता उसको इकबाल ने कैसे कंसीव किया है, इबादत, खुदा से वास्ता, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वास्ता, रिश्ता, फॉलोअर होना, उसको इकबाल ने कैसे कंसीव किया है। और अक़वाम आलम में जो है ना, इकबाल की जो बड़ी मशहूर किताब है रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थाट्स इन इस्लाम, कि जो रिलीजियस थाट है ना उसकी रिकन्स्ट्रक्शन करने की ज़रूरत है। वो बच्चे अगर किताब पढ़ लें, लेकिन वो किताब आमतौर पर नहीं पढ़ेंगे, मुझे पता है, जब तक उनको मोबाइल पे PDF अवेलेबल नहीं होगा। चले PDF में वहाँ अवेलेबल कर दें, गाय बगाए थोड़ा बहुत पढ़ें। मकालमा जब तक नहीं होगा ना तब तक बात खुलेगी नहीं। बिल्कुल आपकी बात से तो आप इसे कहूँगी कि यही लग रहा है कि माजी तो सुनहरा है मगर हाल खो गया। अब एक टाइम होता है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अपने प्रोग्राम को वापस कंटिन्यू करेंगे। वशत के मनी वशी वशी गोले चारों का यकरंदे पदश हमारा वशत करेंगे शो में वती मरागश वशी सुबह गोले चारों का जब चिगोशंती के मर्ची मरागश कन गई इकबाल डे अवालिया छी गुड़ाते ही ख्याल ची गुड़मती गैस टे मक्विज माकनी इकबाल डे अवालिया छी जब
जोशी मगोशा के वशी वशी प्रोग्राम भी में मरागा शतुका जोशी वशी गेस्ट का में मरागा शतुका गोड़ा क्विज भी बनी ना और मैं कसानी एक्टिविटी करी क्विज है वती जोशंती गेस्ट एगमा भले एक क्विज काली मनी गेस्ट एगमा भी एक क्विज मनी गोले चारों का ने गुमा भी बीवी ताकि माँ बेजाना के मनी गोले चारों चिच्चो ओशियारा चिच्चो जान आए चिच्चो सरपदी अस्ती अल्लामा इकबाल बाबता गोड़ा शुमा मैंने छो जवाब देता एदाम मनी गेस्ट मेरा जवाब बता भले शुमा मैंने छो जवाब देता शुमा मैंने अमा शर्त जवाब देता अगर मनी ये जो अस्सी एपिसोड यूट्यूब चैनल है अगर शुमा चार गया था गोड़ा जाला बेचा कमेंट सेक्शन है उधर बुरे तो कमेंट बिकने था और अच्छी जवाब सही है गुड़मती नेक्स्ट मरागशा जो अस्सी आई कमेंट अजीरा स्क्रीन ने सर पेजदारा चुमा कोई सा पेजदारा चुआई कमेंट अजीरा स्क्रीन ने सर पेजदारा और शुमारा अल्लामा इकबाल को जाम शेर दोस्त पे शुमा आया भी आउदा कमेंट खुद करने था और अल्लामा इकबाल बारवा शुमा चेज आने था चेज सरपदी अस्ती शुमारा शुमागरी अल्लामा इकबाल बाबतरी सर्च होता हर चीज शुमा जाने थे शुमा जाला बुरे कमेंट बिकने था और मैं शुमा कमेंट आवाना और जब शुमा कमेंट करने था मैंने बात शर लगी थी गुणा मावती क्विज वाला प्रोग्राम जो अस्ती एक्टिविटी पता स्टार्ट करनी वो थी गेस्ट है घुमा पहले मैं गेस्ट भी बहुत कि माई में कसानी एक्टिविटी करके कोई से चुम्मा डायरेक्ट भी करनी उसी चे मेरे सवाल है रीमत आती है और मैं कमोती गेस्टर भी बाबा जी सरपदी दे कि माँ आई मैं ये कसानी एक्टिविटी करके क्विज से सो सर आज जो है हम सेलिब्रेट करें इकबाल ले तो इकबाल ले के मुनासिबत से हम आपके साथ एक छोटा सा क्विज करेंगे बहुत ही आसान बच्चों वाले सवाल होंगे उसमें क्योंकि वो सवाल मैंने बनाए मैंने बनाए नहीं मैंने बताए हैं कि इस हवाले से जो है सवाल होंगे। अब मैंने इतने सारे सवाल बताए हैं अब उसमें से चंद एक है जो हमारी स्क्रीन वाले बाबा जी हैं वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो करेंगे आपके लिए। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन से सवाल होंगे। हमारे गेस्ट तो रेडी हैं, होस्ट भी रेडी है और हमारे गोलेचारक भी रेडी हैं देखने के लिए। तो हमारे स्क्रीन वाले बाबा जी किस बात की देरी है, हमारी स्क्रीन के ऊपर सवाल शो किया जाए कि आज का हमारा पहला सवाल कौन सा होगा इकबाल डे की मुनासिबत से हमारे गेस्ट के लिए शो किया जाए हमारी स्क्रीन के ऊपर कौन सा सवाल है। सवाल को हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। बिल्कुल ये सवाल आया है हमारी स्क्रीन के ऊपर। वाओ अच्छा सवाल है। अब मैं चाहती हूँ कि सवाल भी अपनी खूबसूरत आवाज़ में इदरीस साहब हमें पढ़ के सुनाए और साथ के साथ ऑप्शंस भी हैं, इसके 3 ऑप्शंस हैं। सवाल जो है मैं पढ़ पा रहा हूँ और देखने वाले भी देख रहे होंगे। अल्लामा इकबाल को म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री किस सन में अता की। अल्लामा इकबाल को म्यूनिख यूनिवर्सिटी ने पीएचडी की डिग्री किस सन में अता की। 3 ऑप्शंस दिए गए हैं 1904, ए 1904, बी 1908 और सी 1905। आप इस अंदाज से आपने ये सवाल को पढ़ा, मुझे लग रहा है कि मैं गेस्ट बैठी हुई हूँ और आप होस्ट और आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने ये सवाल खुद से ही पूछा है। आपने खुद से ये सवाल पूछा और इसका आपको जवाब देना है। आपके पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन है 1904, ऑप्शन बी में है 1908, ऑप्शन सी में है 1905। इनमें से कौन सा जवाब है आपका। अल्लामा इकबाल को जो डिग्री मिली है पीएचडी की वो किस सन में मिली है वो आपने बताना है। हम आपको लाइफ लाइन्स भी दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। लाइफ लाइन्स में ये होगा कि ऑप्शंस तो ऑलरेडी है, एक ऑप्शन और बढ़ा देंगे, एक ऑप्शन और बढ़ा देंगे, ये कट कर देंगे एक ऑप्शन। नहीं ये तो बच्चों वाला है ना। बच्चों वाला भी नहीं है ना, पूरा बच्चों वाला भी नहीं है क्योंकि बच्चे भी पीएचडी की डिग्री तक कहाँ पहुँचते हैं वो। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका जवाब है बी 1908, क्योंकि 1913 में मुस्लिम लीग बनी थी तो 1908 इसका जवाब होना चाहिए, ऑप्शन बी। पक्की बात? बिल्कुल पक्की बात है। लॉक कर दिया जाए? लॉक भी करें। 1908, 1905 भी तो हो सकता। नहीं 1905 नहीं होगा क्योंकि 1913 मुस्लिम लीग का 1906 में मुस्लिम लीग का सिलसिला हुआ, फिर 1908 होगा। उस वक्त ये अल्लामा इकबाल साहब थे जर्मनी में, तो अगर कोई 10 लाख रुपए का इनाम मिल रहा हो तो मुझे फौरी मिल जाएगा अभी। 1908 1908
पक्की बात है, जी। लॉक कर दिया जाए जी, 1908 को। हमारे गेस्ट ने जो है वो 1908 जो है वो सिलेक्ट किया है कि 1908 को लॉक कर दिया जाए। जैसे कि हमारे पास 3 ऑप्शंस थे, ए बी सी, और 3 ऑप्शंस में से हमारे गेस्ट ने जो सिलेक्ट किया है वो ऑप्शन बी है। अब हम देखते हैं कि इसका जवाब सही है या नहीं। हमारे गेस्ट ने जो जवाब दे दिया है हमें, और अब हमारे गोले चारों शुमा मैंने जवाब दाता है इन्ना, अगर शुमा कमेंट को था नको तो कमेंट करो, मैंने पहला कमेंट देखने था पता मोती स्क्रीन वाले बाबा जी गोशी के इशिये जवाब मैं स्क्रीन सरस हो बेका कि मैं मर्च की गेस्ट हमारे आज के गेस्ट ने जो सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी 1908, क्या वो जवाब सही है या नहीं? हमारी स्क्रीन के ऊपर प्लीज शो किया जाए, प्लीज स्क्रीन वाले बाबा जी हमारी स्क्रीन के ऊपर जवाब शो किया जाए। हम बहुत ज़्यादा सस्पेंस में हैं कि हमारे जो है गेस्ट ने जवाब सही दिया है या नहीं। बिल्कुल सही जवाब है आपका। अल्लामा इकबाल को जो पीएचडी की डिग्री मिली है वो 1908 में मिली है। बहुत अच्छा है, बहुत सही जवाब दिया है आपने। और अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्विज की तरफ। हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन के ऊपर हमारे गेस्ट के लिए जो दूसरा क्विज है वो कौन सा आता है, जो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि कौन सा क्विज है हमारा आज का हमारे गेस्ट के लिए। हमारे आज के गेस्ट के लिए अगर मैं कहूँगी कि कोई अच्छा सा, कोई प्यारा सा, कोई क्यूट सा, अगर मैं कहूँगी ना वो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, वो हमारे पड़ोसी ममालिक की एक जो खातून है वो एक बुटीक चलाती हैं जहाँ पे वो ना कपड़े वगैरह बेचती है इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन आके, तो उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ गई है। तो आपने भी सुनी होगी सोशल मीडिया पे। अगर मैं कहूँगी सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, कोई ऐसे सवाल होना चाहिए हमारे लिए जो सो ब्यूटीफुल हो, सो एलिगेंट हो, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव वाला सवाल हमें चाहिए हमारे स्क्रीन के ऊपर, जो बहुत ईजी हो और उसके लिए ऑप्शंस भी दरकार ना हो। प्लीज इस तरह के सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। सो ब्यूटीफुल इस सवाल को देखकर लिटरली मेरी हंसी निकली है। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई? नंबर ए कराची, नंबर बी लाहौर, नंबर सी सियालकोट। मैंने अपनी स्क्रीन वाले बाबा जी से कहा कि हमें बहुत ही आसान सवाल चाहिए, बहुत ही ब्यूटीफुल सवाल चाहिए, तो उन्होंने हमें इतना आसान और इतना ब्यूटीफुल सवाल दिया है। तो क्या कहना है आपका इस सवाल के बारे में? इसके जवाब में तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ, वाओ 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 वाओ, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। तो इसका मतलब है कि जस्ट वाओ। और अब चले ठीक है, ये सवाल है हम अपने गोलचारों के लिए रख देते हैं। ये जो सवाल है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ हुई, हमारे पास ऑप्शन है नंबर ए कराची, नंबर बी लाहौर, नंबर सी सियालकोट। अब इसका जवाब आप लोग को देखना है। मैं देखती हूँ अगर आप लोग को जवाब सही आता है और सही वाले ऑप्शंस के साथ आपने जस्ट वाओ लिखकर सेंड करना है। मज़े की बात बताओ कि ये जो जवाब है ना, इसका जवाब ए बी सी में, वो जो भी जवाब है उसकी शक्ल भी वाओ जैसी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो अगर आप लोग को जवाब आता है इसका, अगर क्या आप लोग को ये जवाब आना चाहिए, तो जवाब के साथ आपने क्या लिखकर भेजना है? ऑप्शन के साथ जवाब, फिर उसके बराबर में हैशटैग यूज करें जस्ट वाओ। तो इसका जवाब भी हमारे स्क्रीन के ऊपर शो कर दिया जाए कि इसका जवाब क्या है। जो हम सबको पता है अल्लामा इकबाल की पैदाइश कहाँ पे हुई है, तो इसका जवाब हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई है। कहाँ कहाँ कहाँ? जल्दी जल्दी कमेंट करें, मैं आपको बता रही हूँ कहाँ हुई है। वाव को उल्टा कर दे, वाव को उल्टा कर दे, वाव को उल्टा कर दे, वाव को उल्टा कर दे तो अल्लामा इकबाल की जो पैदाइश है वो सियालकोट में हुई है। तो ये बहुत ही आसान और बहुत ही वाव वाला सवाल था। अब हम चलते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ
और अब हम अपनी स्क्रीन वाले बाबा जी से कहेंगे अब हमें वाव वाला सो ब्यूटीफुल वाला जो सवाल नहीं चाहिए, अब हमें अच्छा वाला सवाल चाहिए। और अच्छा वाला सवाल हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए कि हमारे गेस्ट के लिए हमारे तीसरा सवाल कौन सा होगा। तीसरा सवाल हमारे गेस्ट के लिए हमारे स्क्रीन पर शो किया जाए, तीसरा सवाल। और मैं चाहती हूँ जिस अंदाज से आपने पहला सवाल जो पढ़कर सुनाया था, आप ये सवाल को भी उसी अंदाज से पढ़ के सुनाएं। नहीं, अब मज़ा ये है कि उस अंदाज में आप इस सवाल को पढ़ें। गेम तो उस वक्त है ना। अब जस्ट वाओ के बाद ये वाला सवाल आया है आपके। बोले आप पढ़े ना, सवाल पढ़े। मैं पढ़ के बताऊँ आपको? चले ठीक है, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। ये चीज़ है कि इनमें अल्लामा इकबाल के अलामती नज़म, हाँ अलामती नज़म कौन सी है? तो नंबर 1 है, नंबर ए में आपका जो है ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए में लाल सहरा, नंबर बी में आपको दिया गया है साखीनामा, नंबर सी में आपको दिया गया है इब्लीस की मजलिस शोरा। मजलिस शूरा। इसमें से कौन सा जवाब है इसका? आपके पास 3 ऑप्शन से गुले चारों का शुमे के रबी सही ऑप्शन है। जल्दी जल्दी मना जो से कमेंट बेकने बहुशता कि इस ये जवाब चीयों में शुमे इंतजार कर गया। जस्ट वावे बाद मैं कह रही सवाल अतका गोड़ा कम सोचे और शुमारा चीटिंग करगी नहीं चिया कि अगर शुमे चीटिंग करें गोड़ा शुमे होस्ट दिल पुशी ये टीम शुमारा चीटिंग करके जरूरत भी नहीं। शुमे मना मोबाइल अच्छे चार गए था गोड़ा चुने शुमारा डायरेक्ट और गूगल करगी नहीं बल ए टीम मैं कह रहा मैं गैस दिश्ता मी माया गोशा के इश्ये तो के मैं जवाब को में अब आपने जवाब देना है। आप लाइफलाइन भी यूज कर सकते हैं अगर चाहें तो। इसमें से मैं क्या कर सकती हूँ, मैं एक ऑप्शन कट कर सकती हूँ इनकेस अगर आप लाइफलाइन चाहें। नहीं, इसमें लाइफलाइन भी संभाल के रखते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी वाव वाव ही है, इसका जवाब है बिल्कुल वाव वाव ही लग रहा है। सी है इब्लीस की मजलिस शूरा। पक्की बात है जी, अलामती नज़म लिखा है ना ऊपर, पक्की बात है। यानी सिंबलाइज किया, तो सिंबलाइज तो वो है कि लॉक कर दिया जाए। इब्लीस की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसकी जो काबीना है, शैतान की काबीना का इसमें हवाला है, तो अलामती नज़म सी। आप जरा देखिए, ऑप्शन नंबर बी को भी देखिए, ऑप्शन नंबर ए को भी देखें, शायद वो दोनों भी हो सकते हैं। नहीं, वो दोनों नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगी, क्या वजह है? साक़ीनामा बहुत क्लियर डायरेक्ट उसमें एड्रेस है, यानी डायरेक्ट उसमें मुखातिब है, और ए भी मतलब ए तो है ही नहीं। तो जो अलामती नज़म यानी सिंबलाइज करने वाला जो ना ये मजलिस शूरा है। जवाब सी। जवाब सी है जी, पक्की बात, लॉक कर दिया जाए। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है नंबर ए में, अगर आप मेरा जवाब हाँ करे तो, अगर इसको लॉक कर दिया जाए तो मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है में। नंबर ए आप पढ़े, क्यों आपको डाउट हुआ? क्या लिखा है? लाल सहरा। लाल सहरा का कोई तो सिवाय इसके कि ये जो क्वेश्चन मार्क है, जो अगर ये स्क्रीन पे दिखा लाल सहरा भी हो सकता है। सिर्फ ये लाल रंग में क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है, लेकिन इसका जवाब जो है ना वो सी ही है। पक्की बात है, जवाब लॉक कर दिया जाए। पंजाबी में कहते हैं जवाब ए हो ही सी। ए को लॉक करें या सी को लॉक करें? सी। सी पक्की बात है। सी गोले चारों का मैं जो अस्ती गेस्ट पूछता है कि ऑप्शन सी या लॉक पे का निमचारी की शी जवाब सही है यही ना शी जवाब है जो अस्ती नि मैं स्क्रीन वाले बाबा जी मारा दांत छिया में गेस्ट गो ए जवाब बी वाव 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 वाले गुड़ मैं स्क्रीन सरा प्लीज शी जवाब शो बेखनेता बचारक लोटी और गोले चारों का अगर शुमा मना कमेंट न दो जल्दी जल्दी कमेंट बेखने बहुशता के शुमा जवाब सही दाता या इन्ना नीमा लोटी कि मैं स्क्रीन वाले बाबा जी जल्दी शी जवाब में स्क्रीन सर शो बेका कि मैं गेस्ट है इशिए जवाब सही दाता या ना प्लीज मैं स्क्रीन सर शो बेका स्क्रीन वाले बाबा जी हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है वो जवाब शो करें। बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब है। मैं अपने लिए खुद तालियां बजा सकता हूँ। बिल्कुल, हमारी ऑडियंस आपके लिए तालियां बजाएगी क्योंकि ये भी जस्ट वाव वाला आंसर आपके लिए था। तो अब हम चलते हैं एक और क्विज की तरफ। हमारी स्क्रीन के ऊपर
जो है वो क्विज शो किया जाए। अब कौन सा क्विज होगा, कौन सा सवाल होगा हमारे गेस्ट के लिए, हमारे गेस्ट के लिए अब कौन सा सवाल आएगा वो हमारी स्क्रीन के ऊपर शो किया जाए। हमारी स्क्रीन के ऊपर सवाल को शो किया जाए कि हमारे गेस्ट के लिए कौन सा सवाल है। हमारे स्क्रीन के ऊपर सवाल आ चुका है और मैं कहूँगी कि आप ज़रा कैमरा हमारे गेस्ट की तरफ लेकर आएँ, वो देखें वो किस तरह से सवाल को पढ़ रहे हैं, चश्मा निकाल के सवाल को पढ़ रहे हैं। ये सवाल क्या है हमारी स्क्रीन के ऊपर जो शो किया गया है, वो हमारे गोले चारों भी देख रहे हैं कि वो सवाल क्या है और इस सवाल का जवाब क्या है। ये सवाल मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी क्योंकि इस तरह से जो गहरी सोच में हैं हमारे आज के गेस्ट, क्या जवाब हो सकता है। ये तो आपको पढ़ के ऑडियंस के लिए तो बताना ही है ना, जरा ये जब आप इतनी गहरी सोच में हैं और इस सोच में मुब्तला है तो मैं चाहती हूँ कि सवाल भी आप पढ़ें। मैं तो सिर्फ इसको दिल से पढ़ रहा हूँ ना, बाबा से बोला ना आप पढ़ेंगे। इकबाल की नज़मों का इंतखाब क्या लिखा है? शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ, ये इकबाल किसका है? ऑप्शन है हमारे पास। की नज़मों का शबाब इकबाल नहीं, ये इकबाल की नज़मों का शबाब इकबाल की गज़लों की शराब में डूबा हुआ है। और इसमें ऑप्शन है आलम सुरूर, दूसरा है बी में है रशीद अहमद सिद्दीकी और सी में क्या लिखा है? अब्दुल कादिर। अब इसमें है ये जो है ये हमारा आखिरी सवाल है और आखिरी सवाल में जो है बड़े सोच में गुम हो चुके हैं। जरा कैमरा मेरे गेस्ट की तरफ मेरे गेस्ट जो है वो सोच में इसका जवाब अगर मैं बी सिलेक्ट करूं, बी सिलेक्ट करेंगे आप? रशीद अहमद सिद्दीकी, या तो आर या पार। पक्की बात? आर या बी लॉक कर दिया जाए बी को? जी बिल्कुल पक्की बात है। ये हमारा लास्ट क्विज है और हमारे सारे क्विज के जो है वो जवाब हमारे गेस्ट ने सही दिए हैं। अब ये लास्ट क्विज है, क्या लगता है आप लोगों को ये लास्ट क्विज सही है? और हमारे गेस्ट ने जो है सही जवाब दिया है, मुझे तो सही लग रहा है। अब देखते हैं इसका जवाब क्या आता है। बस इसको ताला लगाए और चाबी गुम कर दे। हमारी स्क्रीन के ऊपर जो है ये लाल सवाल था, हमारे इसका जवाब शो किया जाए। हम देखना चाहते हैं कि हमारे गेस्ट ने सवाल का जवाब सही दिया है या नहीं। प्लीज़ हमारे स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन वाले बाबा जी जो है सवाल के जवाब को पेश करें, हम देखना चाहते हैं। जनता इंतज़ार कर रही है। वाओ, जस्ट वाओ, आपका जवाब है वो बिल्कुल सही है और आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और हमारा जो है प्रोग्राम का टाइम कैसे ख़त्म हुआ मुझे नहीं पता चला। बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपके साथ। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रोग्राम जो है वो इख्तिताम पजीर पे है, तो इसको ख़त्म आप ही करें अपने साइड से, फिर मैं अपने साइड से ख़त्म करूँगी इकबाल के एक शेर के साथ। इकबाल का तो खैर वो पूरा कलाम ही ऐसा है कि किसको आप मुंतखब करें और किसको मुंतखब ना करें। हर मिसरा जानदार है। अभी रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का जो आपने रेफरेंस अभी दिया कि उनकी जो नज़में हैं इकबाल की, वो ऐसी है जैसे गज़ल की शराब होती है ना, उसकी तरह का फ्लेवर है। तो इकबाल की जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है और जो मैं कहता हूँ कि नौजवानों के लिए, हमारी आने वाले तमाम नस्लों के लिए, वो एक स्कूल ऑफ थॉट है, एक मीनारा नूर है, एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको हमेशा से एक लाइट हाउस के तौर पे आपको रहनुमाई देती रहेगी। वो ये है कि इत्तेहाद, यूनिटी, जो इकबाल ने बात जो बेस दी है ना, वो यूनिटी और इत्तेहाद की दी है। अगर आप मुत्तहिद हैं तो आप कामयाब हैं, अगर मुत्तहिद नहीं हैं, मुंतशिर हैं, तो फिर आप पारा हैं। ठीक है ना? जो अब मैंने अभी इब्तिदा में बात कही थी कि मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, तो ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी वाली बात है कि कौम रसूल हाशमी जो है ना, उसकी ख़ास तरकीब है।
और तरकीब उसका एक होना है, एक महवर पे, एक नुक्ते पे जमा होना है। अगर एक नुक्ते पे जमा नहीं हुए तो फिर इंतशार है, इंतशार का मतलब है कि ज़वाल है, ज़वाल का मतलब है बर्बादी है, तबाही है। तो इकबाल का जो मुझे थॉट समझ में आती है, और हम नौजवानों को भी कहते हैं, हम अपने बच्चों को भी कहते हैं कि यूनिटी जो है ना, उस पे आप सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। फिर कायद आज़म का है कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, लेकिन उसमें इब्तदा सबसे पहले इत्तेहाद की है, यूनिटी की। तो इकबाल का जो सबसे बुनियादी कलाम का लुब्बे लुबाब है वो है इत्तेहाद। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में आए। बहुत बहुत शुक्रिया। गुले चारों का मैं मरागश बास वशी सर सरजम बुद मकविज भी कुछ मरागशत कोर बाजी चीज़ानी बाबत हमारे सरपति भी मिले और मैंने बात शर लगे इधी साबा चुशी वशी गप को तमें मरागशत उका गुले चारों का नी शुमारा देगी होती ओस्टर इजाज़त शुमार में मरागा शर लगे था मैं मराग को जाऊँ पार्ट शुमार शर लगे था आइए मैंने यूट्यूब कमेंट पे किया था बोशी था कि मैंने यूट्यूब से चार गया था और बाकी नीचे हमारे देगी थी ओस्टर इजाज़त मैं दुआओं थी मरागा से स्टार्ट होती गया दुआओं थी मरागा से मलाज कनी वश पे बातें खुश बश पे बातें अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह निगहबान, अल्लाह में यार।